गुड मॉर्निंग मित्रों। बाल मनोविज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। आइए हम इन क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं और अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन। तो इसके लिए उत्तर बताएं दोस्तों। बाल विकास का अध्ययन वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? असतत, सतत, अनियमित, रुक रुक कर। तो जल्दी से उत्तर बताएं मित्रों। विकास की प्रक्रिया है वो सतत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। विकास किस दिशा में होता है? सिर से पांव की ओर, पांव से सिर की ओर, समान रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पांव की ओर होती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अधिगम किसका परिणाम है? अभ्यास और अनुभव, आनुवंशिकता, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम ये अभ्यास और अनुभव का परिणाम होता है। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना ही ज्यादा अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विकास की गति कैसी होती है? समान, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर, सब में एक जैसी, केवल बचपन में तेज। तो जो विकास की गति है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति का विकास अपने अपने स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पियाजे ने जो विकास संज्ञानात्मक विकास के वो 4 चरण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी गतिज, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो पियाजे के अनुसार जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक सोच, बी अमूर्त चिंतन, सी संरक्षण, डी भाषा। तो जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा संरक्षण के बारे में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गतिज, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। तो आइए चलते हैं।
ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा वो हमारी संवेदी गतिज अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी गतिज, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए दोस्तों बताइए। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम मुख्यतः किस पर आधारित है? व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवंशिक परिपक्वता, प्रयोग और भूल। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो हमारी लर्निंग है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज फुल्ली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी किससे जुड़ा हुआ है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या पावलोव से? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो जेपीडी की थ्योरी है वो हमारे वाइगोत्स्की से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, थायरडाइक। चलिए तो जो स्कैफोल्डिंग शब्द है वो हमारे वाइगोत्स्की जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? संचार, विचारों का संगठन, आत्मनियंत्रण या उपरोक्त सभी? तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ज्ञान का सामाजिक रूप से निर्मित होता है। ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है, यह किसका मत है? बताइए। पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या कोहलबर्ग? तो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है जो लर्निंग की जो सोशल थ्योरी है वो हमारे वाइगोत्स्की जी ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पावलोव का अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताएं दोस्तों। जो पावलोव का लर्निंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है? तो पावलोव की जो लर्निंग थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक अधिगम या गेस्टाल्ट? चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे स्किनर महोदय हैं वो
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से जुड़े हुए हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज फुल्ली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, इमिटेशन। चलिए दोस्तों बताइए। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो हमारा ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं दोस्तों। लर्निंग बाय इमिटेशन किसने बताया? कोहलबर्ग, बंडूरा, स्किनर या पियाजे ने? तो लर्निंग बाय इमिटेशन है वो हमारे बंडूरा जी ने बताया था। क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी। लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या बंडूरा? तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो हमारा थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो कोहलबर्ग हैं वो नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। प्री कन्वेंशनल स्तर में बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? न्याय, दंड और पुरस्कार, सामाजिक नियम या आत्मनियंत्रण? तो जो प्री कन्वेंशनल स्तर होता है उसमें जो बच्चा है वो दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेता है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गुड बॉय गुड गर्ल ऑपरेशन किस स्तर में आता है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या एमोरल? तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो पूर्णतया सही है। गुड बॉय और गुड गर्ल जो ऑपरेशन है वो कन्वेंशनल स्तर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल किस स्तर में आता है? प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या अमोरल? तो बताइए दोस्तों। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। नैतिक विकास के सिद्धांत से कौन जुड़ा है? कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की या स्किनर? बताइए। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उससे हमारे कोहलबर्ग महोदय जी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। ट्रायल एंड एरर पद्धति किससे संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या वाटसन? तो ट्रायल एंड एरर है वो थॉर्नडाइक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं दोस्तों। गेस्टाल्ट लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? अंतर्दृष्टि, अभ्यास, अनुकरण या पुरस्कार? तो जो गेस्टाल्ट लर्निंग है उसका जो मुख्य आधार है वो हमारा
अंतर्दृष्टि है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। बुद्ध की बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन या गिलफोर्ड ने? तो जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है दोस्तों, उसको हमारे स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये हमारे सामने है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने, बिने ने या स्पीयरमैन ने? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हमारे गार्डनर महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्तों। आईक्यू की गणना का सूत्र दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही है? MA by CA into 100 या CA by MA into 100 या MA plus CA plus into 100 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो IQ की गणना है उसके लिए MA by CA into 100 का यूज किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज बौद्धिक लब्धि IQ शब्द किसने प्रयोग किया? बिने, टर्मन, स्पीयरमैन या थर्स्टन ने? तो जो बुद्धि लब्धि IQ शब्द है इसका पहली बार प्रयोग वो टर्मन महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रव और स्फटिकीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, कैटल, गिलफोर्ड या थर्स्टन ने? तो द्रव और स्फटिकीय बुद्धि का जो सिद्धांत है वो हमारे कैटल महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत किन पर आधारित है? विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, रचनात्मक या अनुवांशिक, पर्यावरण, सामाजिक? सी नंबर संज्ञानात्मक, सामाजिक या नैतिक? और डी नंबर ऑप्शन है भाषा, तर्क या स्मृति पर। तो जो स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत है वो विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और रचनात्मकता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज फुली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? रटना से, नई और मौलिक सोच से, स्मृति से या नकल से? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हमारा सृजनात्मकता है वो नई और मौलिक सोच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर में। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ा है? स्मृति से, बुद्धि, सृजनात्मकता या अनुकरण से? तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो हमारी सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन या गणित? जो व्यक्तित्व का अध्ययन है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता। क्वेश्चन नंबर 37 है। आईडी, ईगो और सुपर ईगो किसका सिद्धांत है? तो आईडी, ईगो और सुपर ईगो ये जो सिद्धांत है इसको फ्रायड महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने स्तर बताए हैं? तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस सिद्धांत से संबंधित है? मस्लो, पियाजे, कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की के? तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये मस्लो के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हायरार्की ऑफ नीड्स किसने प्रस्तुत की? पियाजे ने, मस्लो ने, स्किनर ने या बंडूरा ने? तो हायरार्की ऑफ नीड्स इसको प्रस्तुत करने वाले मस्लो महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है? बच्चों को दंडित करने के लिए, बच्चों के विकास को समझने के लिए, केवल बुद्धि जांचने के लिए या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है उसका उद्देश्य बच्चों के विकास को समझने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, दोनों का समन्वय या इनमें से कोई नहीं? तो जो बालक है उसके सर्वांगीण विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के समन्वय की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान देना चाहिए, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना, रटना, रटाना या दंड देना? तो सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को बच्चों की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बालक के व्यवहार में परिवर्तन किससे आता है? अधिगम से, दंड से, आनुवंशिकता से या खेल से? तो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अधिगम यानी लर्निंग से ही आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है? शिक्षक पर केंद्रित शिक्षा, बालक की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित शिक्षा, अभिभावकों की अपेक्षाओं पर आधारित शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बालक की आवश्यकताओं व रुचियों पर आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है। रेमेडियल टीचिंग किससे संबंधित, किसके लिए होती है? होशियार बच्चों के लिए, पिछड़े और कमजोर बच्चों के लिए, औसत बच्चों के लिए, खेलों में अच्छे बच्चों के लिए? तो जो रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षा है, वो पिछड़े और कमजोर बच्चों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान देना, परीक्षा पास कराना या रटना? तो अधिगम का जो प्रमुख उद्देश्य है आपको पता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है। बालक समाज का दर्पण है, यह किसका कथन है? वाइगोत्स्की का, पियाजे का, फ्रायड का या बंडूरा का? तो बालक समाज का दर्पण है, यह वाइगोत्स्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 49। बाल मनोविज्ञान में खेल का महत्व क्यों है? खेल समय की बर्बादी है, खेल से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, खेल केवल मनोरंजन है, खेल से शिक्षा का कोई संबंध नहीं है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो
खेल है वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए महत्व। बालकों के सीखने और व्यवहार को समझना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, केवल दंड का प्रयोग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल मनोविज्ञान है उसका शिक्षक के लिए इसलिए जरूरी है जिससे वो बालकों के सीखने और व्यवहार को समझ सके। तो ये रहे आपके आज के 50 क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आपके लिए फिर से नए नए क्वेश्चन ला सकें और उनको अपलोड कर सकें और हमारा मनोबल बढ़ सके। इसलिए सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार।